इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के कार्यक्रम में जो हम विविध जानकारी लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, उनमें सबसे पहले जानकारी हम आपको दिलवा रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। ये नई योजना सरकार लेकर के आई है। ये योजना क्या है, ये योजना किस तरीके से किसानों की मदद करती है, इस बारे में हमने बातचीत करी रोबिन सिंह जी से, जो कि जिला विकास प्रबंधक के पद पे कुरुक्षेत्र में पदासीन हैं। तो इनसे हमने इस योजना के बारे में जानकारी ली विस्तार से, और वो जानकारी हम आपको भी सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं रोबिन सिंह जी से। आप जिला विकास प्रबंधक हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कुरुक्षेत्र में। रोबिन सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सैनी जी, और ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को भी सादर नमस्कार। सिंह साहब, हम आपसे जो जानकारी लेना चाह रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है, तो इस योजना के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना को सरकार जो लेके आई है उसका क्या उद्देश्य है। ये योजना अभी जो अगर कोविड के राहत पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी, लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने अनाउंस किया था, उसके अंदर कृषि संबंधित क्षेत्र से योजनाओं को देखा जाए तो ये एक तरह से मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट या जरूरी योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। इसके अंदर लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा आने वाले 4 सालों के अंदर। और अगर हम एक तरह से कृषि क्षेत्र को देखें तो कृषि क्षेत्र में भले ही भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भले ही उसका योगदान 15 से 16% का रहे, लेकिन ये अभी भी लगभग 50% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और कोविड या कोविड के बाद आने वाले समय में इस क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और अभी भी अगर कृषि क्षेत्र में हम मुख्य समस्याओं को देखें एक तरह से, तो हम पाएंगे कि लगभग अभी भी 85% हमारे किसान जो छोटे और लघु किसान हैं, जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये किसान निवेश नहीं कर पाते अपनी तरफ से, या कृषि आधारित क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो वाइबल नहीं होते, वो उनको बैंक से ऋण नहीं मिलता। दूसरा, कृषि क्षेत्र की अगर कुछ अन्य समस्याओं को हम देखें कि जैसे लगभग 15 से 20% जो हमारी फसल उत्पाद है उसका आए साल नुकसान होता है हमें, क्योंकि जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो अवेलेबल नहीं है ग्राउंड लेवल पे। इसके साथ साथ अगर एक उदाहरण के तौर पे हम देखें, मान लीजिए जैसे कुरुक्षेत्र में आलू की फसल का उत्पाद काफी होता है, तो अगर मान लीजिए शीत गृह है कोई किसान जहाँ पे अपनी फसल को 2 या 3 महीने तक रख सकता है, कोल्ड स्टोरेज, हाँ, उसको तुरंत मार्केट में उसको बेचने की आवश्यकता ना हो, वो अपने समय के अनुसार उसे बेच पाए, तो उसे फसल का सही मूल्य भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर ये प्रोजेक्ट लगते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो रोजगार भी उपलब्ध होगा। दूसरा, जो निवेश है कृषि क्षेत्र में लगभग 85% जो निवेश है वो निजी निवेश होता है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से इस निवेश में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि थोड़ा बहुत कमी आई है। तो इस निवेश में को भी बढ़ोतरी प्राप्त होगी इस
योजना के तहत। तो ये जो योजना है सिंह साहब, तो इस योजना का जो लाभार्थी है, जिस तक ये लाभ पहुंचेगा, जी, वो कौन है और उस तक ये जो लाभ है या सहायता है ये किस तरीके से आप पहुंचाएंगे? जी, तो इस स्कीम के अंदर जो हमारे किसान हैं, जी, किसान या तो अपने ही जो बड़े किसान हैं जो खुद प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या जो एफपीओ के माध्यम से जो कृषि उत्पादक संगठन होते हैं, या जो पैक्स होते हैं हमारे प्राथमिक ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो गांव-गांव सोसाइटीज, जो गांव-गांव में सोसाइटीज बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जी हाँ जी। और साथ में जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, तो ये इस योजना के तहत इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, कैसे? इसके लिए देखिए, जैसे स्कीम की मैं जैसे मुख्य योजनाओं, इस योजना के अंदर जो मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे इस योजना है 1 लाख करोड़ की लगभग जी, और अगले 4 साल में इस साल के अंदर मान लीजिए 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, अगले 3 सालों में 30-30 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट जी। और हरियाणा राज्य की बात करें तो लगभग 3,900 करोड़ का बजट है इस योजना के तहत इस साल का। तो जी, तो इसके अंतर्गत जो ऋण सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी हमारे किसानों को, जितने कमर्शियल बैंक हैं, जो ग्रामीण बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक है, उनके माध्यम से जी। तो इसमें जो ब्याज दर है उसमें रियायत है 3% की। अगर 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो उसमें 3% ब्याज दर कम की जाएगी, जो भारत सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो जो प्रोजेक्ट लगाने वाले हमारे किसान हैं उनके लिए ब्याज दर काफी कम हो जाएगी इससे जी। और ये ब्याज दर लगभग जो रियायत है ये 7 साल तक उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ एक समस्या जो हम देखते हैं इन प्रोजेक्ट को लगाने में आती है कि जो कोलेटरल या सिक्योरिटी की डिमांड होती है जी हमारे बैंकों की तरफ से, तो हमारे किसान वो उपलब्ध नहीं करवा पाते जी। तो 2 करोड़ तक इसमें क्रेडिट गारंटी भी रहेगी, जो एक क्रेडिट गारंटी फंड है उसके अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी जी। और इसमें लगभग जो प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं उनको 10% का अपना पूंजी निवेश करना होगा, बाकी का वो बैंक से ऋण ले सकते हैं। तो यानी कि कुल लागत जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होगी उसमें 90% लोन मिल सकता है और 10% पूंजी लोन जो परियोजना लगाने वाला है उसके पास होनी चाहिए। जी, इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए जो और कोई विभिन्न योजनाएं हैं, भले ही केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उसके अंदर भी लाभार्थी लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर इस योजना के अंदर वो अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है तो और किसी योजना के अंतर्गत वो लाभ नहीं उठा सकता। तो ये भी एक बहुत अहम बिंदु है इसके अंदर। जी, तो ये तो बात हुई डॉक्टर साहब के भी ये जो ऐसा फंड की स्थापना की गई है सरकार के द्वारा कि जिसमें किसान भाई लोन लेना चाहें तो लोन मिलेगा और रियायती दरों पे मिलेगा और वो इस योजना के तहत जो आपने कहा कि परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनको किसान भाई या एफपीओ या कोई और संस्था जो स्थापित कर सकती है, उसके बारे में भी बताइए। जी, इसके अंदर जैसे मुख्यतः परियोजनाएं जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की होती हैं, जैसे फसल उत्पाद के बाद उनके प्रबंधन के लिए, तो वो जैसे हो गए ई मार्केटिंग के लिए हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे गोदामों के लिए, या जो साइलोज या कोल्ड चेन की हमने बात की थी, कोल्ड चेन लगाए जा सकते हैं, पैक हाउसेज हो गए, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स हो गई, उनको लगाया जा सकता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग की जा सकती है, साथ में राइपनिंग चैम्बर्स हो गए, ठीक है, जैसे सॉइल टेस्टिंग लैब्स लगाई जा सकती हैं। आज की तारीख में अगर देखें तो स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर की काफी बात हो रही है, तो अगर स्टार्टअप्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसके अंतर्गत भी प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। अगर जल की बात करें तो जैसे माइक्रो इरिगेशन के ऊपर भी काफी फोकस रहता है सरकार का, उससे संबंधित प्रोजेक्ट भी लगाए जा सकते हैं। जी,
तो कोई अगर जैसे कोई परियोजना स्थापित करना चाहता है और उसको वित्तीय मदद दरकार है, तो सिंह साहब उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए, किस दफ्तर में संपर्क करे? देखिए, इस स्कीम के तहत अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिले में एक समिति का गठन होना है जी। तो वो अभी गठित होगी और साथ में एक पोर्टल बनेगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आएंगी बैंक्स के पास जी। और ऑनलाइन ही जो परियोजना का लाभ उठाना चाहते हैं हमारे किसान, वो उसी पे देख सकते हैं किस ब्याज दर पे विभिन्न बैंक इस परियोजना के इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। अभी वो ऑनलाइन पोर्टल अभी डेवलप किया जा रहा है। जैसे ही उसकी सूचना हमको मिलती है, हम विभाग के सभी अधिकारियों और बैंकों को उसकी जानकारी दे देंगे। तो ये तो और भी अच्छी बात हुई सिंह साहब के भी किसान भाई जो जिन तक आपका संदेश पहुंच रहा है कि उनको पहले ही वो तैयारी कर लें कि हमें किस परियोजना के लिए हमें कितने धन की जरूरत पड़ेगी और कैसे कैसे उसको हमने स्थापित करना है या कैसे कैसे हमें मदद मिल सकती है। तो उस सब जो जानकारी है ये पहले से मिल रही है, तो जो किसान भाई है वो अपना मन बनाएंगे। और आपने ये जो बेशकीमती जानकारी दी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, तो इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे रोबिन सिंह जी, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड बैंक से, जो कि कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। तो हम कल के बारे में बता दें कि कल इस कार्यक्रम में जो हम जानकारियां आपकी सेवा में लेकर के हाजिर होंगे, वो जानकारियां हैं एक मक्का की काश्त के बारे में कि शरदकालीन मक्का की काश्त और सावधानियों के बारे में होगी, और दूसरी चर्चा हमारी रहेगी राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्या महत्व है इस बारे में। तो अब आपका करा दें मनोरंजन, और आपको सुनवा रहे हैं राम निवास शर्मा की आवाज में गाया ये भजन। भाई भजन करने से इंसान का परलोकी बना रहता है, तेरा परलोकी बना रहता है। भजन करने से इंसान का परलोकी बना रहता है, तेरा परलोकी बना रहता है। भाई सबकी समझो एक आत्मा, उसको कहते लोग महात्मा। उसते आगे परम आत्मा जब मर जा गडे ईमान का सती धर्म तैया रहता है, तेरा परलोक बना रहता है। भाई कामे क्रोध मधि लोभ ने तज के, शीली दया संतोषी समझ के, प्रेम का प्याला पी ले नरज के। जब संकट कटे जियान का
एक जना रहता है, मेरा परी लोक बना रहता है। वो ममता ते दूरी रहेगा, आनंद में भरी पूरी रहेगा, सदा चमकता तेरा नूरी रहेगा। जो सेवक रहे भगवान का यो किला अटल चिन्या रहता है, मेरा परी लोक बना रहता है। भाई भाई बंधियोरी कुटमी कबीला, झूठी समझो ये नकली रलीला, मांगे राम तेरा जबर वसीला। जो सच्चा रहेगा जुबान का तब मर्द पना रहता है, ये परी लोक बना रहता है। भजन करी ने से निशान का परी लोक बना रहता है, ये परी लोक बना रहता है। भजन करने से इंसान का परलोक बना रहता है। ये थे रामनिवास शर्मा। भाइयों, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर ये है क्या योजना है, किस तरीके से हम इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ साझा करनी है। आप जानते हैं कि अपना देश ही किसानों का देश है। गांव की आबादी आज भी शहरों से ज़्यादा है और कृषि पे निर्भर है। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसका जो अनावरण हुआ ये 13 जनवरी 2016 से ये स्कीम शुरू हुई और इस योजना में उन किसानों पे प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और मिल रही है कि जो कि खेती के लिए ऋण लेते हैं और ख़राब मौसम से उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको इस तरीके से अगर वो बीमा करावें तो उसका फ़ायदा मिलता है। बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने का सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है और किसान फसल बीमा योजना के बारे में किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो, ये सरकार के द्वारा सुनिश्चित कराया गया है। तो ये जो योजना है ये भारत के हर राज्य में जो सरकार हैं उनके साथ मिलकर के ये स्कीम जो है वो लागू हो रही है और इसके बारे में जो प्रशासक है या इस योजना का जो मुख्य प्रशासन है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अगर इस योजना के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें कि इसके क्या आकर्षण हैं, तो इसका एक तो आकर्षण है कि किसानों के द्वारा सभी खरीफ की जो फसलें हैं उनके लिए केवल 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% का एक समान जो प्रीमियम वो किसानों को देना पड़ता है और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% का है। तो किसानों के द्वारा भुगतान करे जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम है। सरकारी सब्सिडी पे कोई ऊपरी सीमा नहीं है
और इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान होता था। अब इसको भी सरकार ने हटा दिया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलने लग गया है। और काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी है जो उसके उपयोग को प्रोत्साहित कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। और दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डाटा को भी इकट्ठा करके और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ है। तो जो भाई चाहते हैं कि भाई उनको नुकसान ना हो, क्योंकि कृषि में नुकसान और नफ़े तो चलते रहते हैं, पर नुकसान ना हो इसके लिए किसानों को चाहिए कि फसल बीमा योजना को अपनावें। और इसके लिए जो और जानकारी हासिल करने के लिए किसानों को ये भी चाहिए कि वो नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। एक और चर्चा कर लें चलते चलते, और वो चर्चा है कि जो रबी के मौसम में दलहनी फसलें हैं उनकी देखभाल क्या हो। तो रबी के मौसम में अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो कौन कौन सी हैं, वो चना है, दाना मटर है, मसरी है, राजमा है। ये मुख्य दलहनी फसलें हैं रबी की। और हम सीधी बात करें कि भाई इनमें क्या दिक्कत आती है। इनमें जैसे मान लिया नुकसान तो एक तो बीमारी करेगी, एक कीट करेंगे। चने की बात करें तो चने में दीमक लगती है। इस कीड़े का प्रकोप जो है वो पूरे भारत में पाया जाता है और दीमक फसल के उगने से लेकर और कटाई तक बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसका प्रकोप रेतले और खुश्क क्षेत्रों में या फिर ऐसे स्थानों पर जहां तापमान ज़्यादा हो और मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति कम हो तो ये ज़्यादा प्रकोप करती है। दीमक पौधों की जड़ों पे भी नुकसान पहुंचाती है, तनों को भी खा जाती है। और जिस पौधे का दीमक लग जाए भाइयों तो वो मुरझा के सूख जाता है और फिर ये ज़मीन में फिर कहाँ टिकना जब जड़ी काट देती है दीमक। तो इसकी रोकथाम के लिए भाइयों चाहिए कि ये जो खरीफ की जो पिछली हम फसल लेते हैं तो पिछली फसल के अवशेष और खरपतवार और अन्य कचरा ये खेत से बाहर निकालना चाहिए या खेत में अच्छे तरीके से जज़ब कर देना चाहिए। गोबर की खाद प्रयोग कर रहे हैं तो फिर कच्ची खाद इस्तेमाल ना करें, गली सड़ी खाद इस्तेमाल में लाएं। और फसल की समय पे सिंचाई करनी चाहिए। तो इसी तरीके एक और चने को नुकसान पहुंचाता है कीट, वो है कटवा सुंडी। ये सुंडियां दिन के समय तो भूमि में लुक जाएं और रात के समय फिर बाहर निकल जाएं। छोटे छोटे पौधों के तनों को ज़मीन की सतह से काट देती हैं और बड़े पौधों की शाखाओं को काट के बड़ा नुकसान पहुंचाती है। खेत में सुबह ताज़ी पत्तियों का कटे हुए अगर पड़े मिल रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये कीट का भाई आ लिया कीट खेत में और इसका प्रकोप होना शुरू हो चुका है। तो इसका आक्रमण जो है इस कीट का जो कटवा सुंडी है ये नवंबर से लेकर और फरवरी तक होता है। तो देखेंगे अपने खेतों में जाएंगे, शाम सवेरे चक्कर मारेंगे, पता चल जाता है। तो इस सुंडी की रोकथाम करने के लिए भाइयों एक तो खेत में खरपतवार नहीं होने देने चाहिए और क्योंकि मादा अधिकतर इन पे अंडे देती है तो खेत की सिंचाई करें। ज़्यादा आक्रमण होने पे फिर दवाइयों का इस्तेमाल करें। और दवाइयों की अगर बात आई है तो दवाई आप नोट कर लें, फेनवलरेट दवाई 20 सीसी ताकत की 80 मिलीलीटर दवाई और 100 से 150 लीटर पानी 1 एकड़ की फसल को दूड़ा करने के लिए छिड़काव करने के लिए काफ़ी रहेगा। इसी तरह टाट की सुंडी है, फल छेदक है। ये सुंडी भी चने को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सुंडी भूरे और हल्के से हरे रंग की होती है और जब पूरी बढ़ जाए तो लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। ये भी बहुत नुकसान करती है। तो ये नुकसान करेगी आगे चल के, यानी कि मार्च के महीने में इसका प्रकोप बहुत हो जाता है। तो इस सुंडी का जो अपना जीवन काल है 15-20 दिन का है और 15-20 दिन के उसमें ही ये 30 से 40 फली नुकसान कर देती है। तो इसकी रोकथाम भी करनी पड़ेगी। और फसल की जो बिजाई है इसकी रोकथाम ये है कि जो फसल की बिजाई है वो समय पे करनी चाहिए ताकि सुंडी का प्रकोप कम हो। गहरी जुताई करनी चाहिए गर्मी के महीनों में ताकि जो इसके ज़मीन के अंदर ये लुक रही हो तो ये मर जाए। और अगर जो फिर दवाई का इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर आप ले सकते हैं क्विनलफास दवाई 25 सीसी ताकत की 400 मिलीलीटर दवाई और लगभग 150 से 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह
दाना मटर जो है उसमें लगती है मटर का दाना भेदक मक्खी। इस मक्खी के प्रकोप से अगेती फसल के छोटे पौधों को नुकसान होता है। ग्रसित पौधे पीले पड़ के सूख जाते हैं, आखिर में मर जाते हैं। इस कीट का आक्रमण पौधों के कालर के स्थान पर होने से पौधे जल्दी मरते हैं। तो इसका रोकथाम क्या करें? इसकी रोकथाम करने के लिए भाइयों, इस कीट के प्रकोप से अपनी फसल को बचाने का एक उपाय है कि फसल की जो बुआई है, बिजाई है, वो अगेती नहीं करनी चाहिए। और इसका जो सही बोने का समय है वो नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो दलहनी फसलें भी हैं उनको भी हमने बचाना है। और उनको बचाने का तरीका यही है कि हमने जो वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनके संपर्क में रहें, उनके संपर्क में रहकर, और जैसे जैसे कहीं भी दिक्कत आती है तो फिर हमने उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो हमारी सेवाओं के लिए ही गांव-गांव में सरकार के द्वारा फैलाए गए हैं। यानी कि कृषि विभाग के अधिकारी, उनसे हम संपर्क करें जब भी कोई समस्या हमारे सामने आवे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी का अंक। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त करने की धर्मवीर भाई को दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।